पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आलमी सतह पे पजीराई हुई है, न सिर्फ आलमी सतह पे बल्कि भारत में भी, और एक ऐसे वक्त में जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तबले जंग बजा रहे हैं, वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं और जंग का माहौल क्रिएट करके अपना इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? क्या वजह वो जो इलेक्शन के वादे उन्होंने पिछली दफ़ा किए थे, नौकरियों के वादे किए थे, बैरूनी बैंकों से पैसे लाने के वादे किए थे, क्या क्या वादे थे और उस पर अपोजिशन क्या कह रही है, वो इसकी वजह है, उस पर भी बात करेंगे। और क्या नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म जो हिंदुत्व के पैरोकार है, इस हवाले से हमने प्रोफेसर अशोक का साइंस से बात की। स्वीडन में एक प्रोफेसर हैं ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के, और ये सवाल उनके सामने भी रखा कि हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, क्या साउथ एशिया में एक नया हिटलर इमर्ज हो रहा है जो कि भारत में, हिंदुस्तान में मुसलमानों, क्रिश्चियन, ज्यूज़ और पारसीज़ का वजूद बर्दाश्त नहीं करना चाहता। प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर सामने आई पाक बहरिया के हवाले से, इस हवाले से ही बात करेंगे और क्या डिटेल्स हैं इसकी, किस तरह की ऑपरेशंस होते हैं, पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, इस पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान की अफवाज अभी तक जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है जो एस्केलेट भारत करने की कोशिश कर रहा है, उसमें फ़ज़ाई, ज़मीनी और समुद्री, बहरी, सब जगह पे अपनी डोमिनेंस उन्होंने कायम की है। कितनी अहम ये कामयाबी कंसिडर होती है नेवल टर्म्स में, जब आप एक सबमरीन डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके सिग्नेचर, उसकी कैपेबिलिटीज़, क्या वो सबमरीन दोबारा फिर इस्तेमाल हो सकती है उन्हीं वाटर्स में या उसे कहीं और भेजना पड़ता है, इस पर ही बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, साबिक DG MI मिलिट्री इंटेलिजेंस, और काफ़ी ज़्यादा 1965 की वॉर भी लड़ी हुई है, 71 की वॉर भी लड़ी हुई है, और काफ़ी वसी तजर्बा रखते हैं इस तरह की सिचुएशन जब डेवलप होती हैं तो उसकी ट्रेजेक्ट्री फ्यूचरिस्टिक क्या होती है। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, साबिक वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, साबिक डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस, नेवल कमांडो, सबमरीनर। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। कुछ ही देर में नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद साहब, और हुकूमती मौक़िफ़ भी इस हवाले से सामने रखेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पार्लिमान के फ्लोर पे एक बहुत अहम बात की थी और चौंका देने वाली बात की थी। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने चौंका देने वाली बात क्या की थी, किन मिसाइल्स का जिक्र किया था, क्या इतलात थी, और ये कामयाबी थी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की और ख़ास तौर पे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की, जिसका इतराफ़ पार्लिमान के फ्लोर पे हुआ था वज़ीर आज़म की तरफ से। आइए सुनते हैं। हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, किसी को भी उस इंतहा की तरफ ना धकेलें, क्योंकि ये जो आगे जा रही है, और मुझे पता है क्योंकि हमारी प्रेपरेशंस हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी प्रिपेयर्ड और किधर खड़ी है। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज़ हो गया, तो उसकी रिटेलिएशन के लिए भी मुझे पता है कि हमारी फ़ौज किधर खड़ी थी। इसलिए मैं आज कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं ये आज हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि इससे आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान मजबूर होगा रिटेलिएट करने के लिए। जी नाज़रीन, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बड़े वाज़े अल्फाज में सुना कि अगर इससे आगे आप लेके गए तो पाकिस्तान मजबूर होगा, और 27 तारीख बनती है। जी हाँ, वही 27 तारीख जब एक MiG-21 तैयारा पाकिस्तान के पायलट हसन सिद्दीकी और विंग कमांडर नुमान ने एक SU-30 मार गिराया जब उन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की वायलेशन करने की कोशिश की। जी हाँ, ये वही दिन है जब एक भारतीय MI-17 भी तकरीबन उसी टाइम फ्रेम में वहाँ गिराई। जी हाँ, 27 तारीख की ये वो सुबह थी जब 6 इंडियन मिलिट्री टारगेट्स लॉक किए गए, निशाने पर थे, लेकिन फिर उनको छोड़ दिया गया। और इसकी वजह ये थी कि जो जाबा टॉप पे भारत ने हमले किए थे उसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी, लेकिन भारतीय जो टॉप लीडरशिप उस वक्त मौजूद थी वहाँ पे एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, उसने उन धमाकों की आवाज़ सुनी और बड़ा वाज़े उनको मैसेज भी दिया गया था। जो वज़ीर आज़म ने नाज़रीन बात की, इसको एक दफ़ा दोबारा सुनते हैं। मिसाइल्स का क्या जिक्र किया, आइए सुनते हैं। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज़ हो गया, तो उसकी रिटेलिएशन के लिए भी मुझे पता है कि हमारी फ़ौज किधर खड़ी थी।
जी नाज़रीन, उसकी रिटेलिएशन के लिए भी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में बताया कि मुझे पता है कि हमारी फ़ौज किधर खड़ी थी। अगर इंडिया मिसाइल्स पाकिस्तान पे लॉन्च करता या इस तरह का प्लान बनाया था तो क्या पाकिस्तान की फ़ौज, जिसके पास बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम्स है और स्ट्रेटेजिक वेपन्स कैरी करने की भी सलाहियत रखता है, तो क्या उनको डिप्लॉय नहीं किया गया होगा? ये एक सवाल है। इस हवाले से कुछ इतलात भी आ रही हैं, ख़बरें भी आ रही हैं कि हाँ, हमने भी अपना मिसाइल सिस्टम मोबिलाइज़ किया था और उसके सिग्नेचर्स बाकायदा तौर पे कुछ बड़ी ताकतें, उन्होंने उसके सैटेलाइट इमेजेस से ये डिटेक्ट किया कि पाकिस्तान भी अपना मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने के करीब है, उसको डिप्लॉय करने के करीब है और इसको बड़ा सीरियसली लिया गया। और ये जो इनिशियल इंटेलिजेंस आई थी, इसका क्रेडिट पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को जाता है, जिसने भारतीय अज़ाइम बेनकाब किए थे और पाकिस्तान को ये तैयारी करने के लिए अपने मिसाइल सिस्टम्स की लॉन्चिंग के लिए, जिसको फिर इंटरनेशनल सैटेलाइट्स ने पिक किया और फिर कुछ आलमी कुव्वतें इसमें इंटरवीन हुई कि ये तो पाकिस्तान तो वाकई बहुत सीरियस है। और बड़े वाज़ेह मैसेजेस कन्वे किए गए थे इस हवाले से कि अगर आप एक मिसाइल मारेंगे तो हम 3 मिसाइल मारेंगे। 1:3 के रिस्पॉन्स का जो भी इंटरनेशनल मीडिएटर से इस हवाले से उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया था। जनरल अमजद शुएब साहब, आपने वज़ीर आज़म खान को सुना, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि भारत का मिसाइल हमले करने का प्लान था। मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि गालिबन 9 मिसाइल थे, 2 शहरों को निशाना बनाया जाना था। तो पाकिस्तान के जो मिसाइल सिस्टम है, वज़ीर आज़म ने कहा मुझे पता है क्या तैयारी थी, वो अंदर ही पड़े रहते कि या फिर वो भी मोबिलाइज आपके ख्याल में? नेचुरली जब आप ये कहते हैं कि हम तैयार हैं और हम बिल्कुल एक्शन लेंगे, तो उसमें शुबा रह जाता है और उसको बिल्कुल क्रेडिबल बनाने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ तो ज़मीन पे दिखाना चाहिए और दिखाना पड़ता है, वरना तो उसको गीगड़ भपकी समझा जाएगा। सो आपकी सीरियसनेस और आपके रिजॉल्व और आपका एक डिटर्मिनेशन वो तभी वाज़ेह होता है जब आप ज़मीन पे कुछ दिखा दें। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि पाकिस्तान ने इसमें अपने रिजॉल्व और अपने डिटर्मिनेशन को पूरी तरह डिमॉन्स्ट्रेट किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हिल गई कि वाकई पाकिस्तान जो है वो ऐसे ही बैठे हुए रिसीव नहीं कर लेगा इंडियन एक्शन को, रिएक्शन जो है वो तैयार है। तो ये सीरियसनेस थी जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इंडिया पे प्रेशर वैशर आया और सिचुएशन डिफ्यूज़ की गई, वरना ज़बानी बातों पे कौन हिलता है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था। पाकिस्तान ने भारसूरत स्टेप बाय स्टेप अपनी एक स्ट्रेटजी जो की है, एक तरफ अमन की बात और दूसरी तरफ ग्राउंड पे अपनी प्रेपरेशन जो दिखाई गई दुश्मन को, ये मेरा ख्याल है कि एक्सीलेंट स्ट्रेटजी थी। वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जो मिसाइल सिस्टम्स हैं हमारे, इसमें बहुत से इंडिजिनसली डेवलप किए हैं पाकिस्तान ने, और जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पार्लियामान के फ्लोर पे कहते हैं कि इंडिया मिसाइल हमला कर सकता था, तो उसके लिए मुझे पता है कि क्या हमारी तैयारी थी। आपके ख्याल में इस हवाले से पाकिस्तान ने सीरियसनेस दिखाई और जो एक हम बार बार सुनते हैं एक अज़म के मुल्क के एक एक इंच का दिफा किया जाएगा, इसकी डिप्लॉयमेंट पॉसिबल थी और मूव कर दिए गए थे मिसाइल्स? आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, ये सबसे पहले तो जिस संजीदगी और मैच्योरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी दो टोक अल्फाज में स्टेटमेंट दी और वार्निंग दी, तो उसके पीछे सर्विसेज की तैयारी मुकम्मल थी, क्योंकि सर्विसेज मोदी साहब का जो इंटेंशंस थी और जो इनकी बार बार खिलाफवर्जी थी हमारी ज़मीनी सरहदों की भी, वो भी इस बात की गाजी थी कि ये फोर्सेस तैयार हों। लकीली हमारी मिसाइल जो अब हमारे पास ऐसी हैं कि वो स्ट्रेटेजिक वॉरहेड लेके और जो है वो मिसाइल कैरिंग जो है वो हम ग्राउंड टू ग्राउंड भी लॉन्च कर सकते हैं, एयर टू ग्राउंड भी लॉन्च होती हैं और सबमरीन भी लॉन्च कर सकती है। तो इस लिहाज से आपने देखा कि जो पाकिस्तान नेवी की डिप्लॉयमेंट थी, जिसका रिज़ल्ट आपको 27 के 3 दिन बाद मिला, आपको ऑन ग्राउंड मिल गया, वो भी अपनी जगह डिप्लॉय हो गई थी। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की जो बात थी उसके पीछे वज़न था और हमारी जो स्ट्रेटेजिक मोबिलाइजेशन थी वो भी एक्टिवेट हो गई थी। राइट। मिनिस्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह मैसेजेस दिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तरफ अमन की बात की और दूसरी तरफ भारत को बार बार समझाया कि ये खित्ते में लोगों के लिए बेहतर नहीं है कि इसको फर्दर एस्केलेट किया जाए। आपके ख्याल में नरेंद्र मोदी को ये मैसेज कन्वे हो गया है और उसने सीरियसली लिया है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। हम सब ने जिस तरह पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक रिज़ॉल्व हम सब ने शो किया है, पार्लियामान के अंदर पूरी कौम ने फ़ौज के पीछे खड़े रहे हैं, मीडिया ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल और ज़बरदस्त रोल आप लोगों ने प्ले किया। आप ख़ुद भी तशरीफ़ ले गए थे, मैंने देखा था आपको। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमने अपना मैसेज दे दिया है उसको। वो समझना नहीं चाहता, दूसरी बात है, क्योंकि उसकी मजबूरियाँ हैं, उसने इलेक्शन जीतना है, उसने पाकिस्तान से नफ़रत की बुनियाद पे वहाँ कैंपेन करनी है, तो वो जो बेहतर समझ रहा है वो कर रहा है। मैं समझता हूँ उसको इस जवाब से पहले भी पता था। ना नरेंद्र मोदी साहब कोई बच्चे हैं और ना उनकी फ़ौज कोई ऐसी कोई बेकार, मतलब एक बहुत बड़ी फ़ौज है उनका कोई बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम होगा। उनको पता होगा यार ये पाकिस्तान से अगर आप इस तरह करेंगे तो क्या हम उनको देखते रहेंगे। मैं समझता हूँ बड़ा दुनिया को जो हमने मैसेज दिया है, बड़े अरसे बाद हमारी कौम का सही मायनों में सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है कि एक तो हमने अपना ज़बरदस्त दिफा किया, उसके बाद जो उस बंदे को पकड़ा हमने, और उसके साथ साथ जब मिलिट्री रिस्पांस आया तो आपका पॉलिटिकल रिस्पांस क्या आया। पूरी सियासी क़यादत, पोजीशन गवर्नमेंट एक आपको नजर आई, वहाँ से पॉलिटिकल रिस्पांस में भी आता हूं थोड़ा एक वो, और दुनिया को मैसेज क्या गया, दुनिया को मैसेज गया कि अपना दिफा करते हैं लेकिन एक्सेस नहीं करते, लेकिन मैसेज ये गया है दुनिया को कि डोंट मेस विद पाकिस्तान, डोंट मेस विद पाकिस्तान। और लेकिन भारत को और मोदी को गालिबन शायद ये चीज़ समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान ने एक फुटेज रिलीज़ किया, पाकिस्तान नेवी ने एक फुटेज रिलीज़ किया कि एक इंडियन सबमरीन डिटेक्ट हुई है। अगर आप इस फुटेज को देखें तो इस पर तारीख आ रही है 4 मार्च 2019 की, और टाइम है तकरीबन रात के 8:35, और इंडियन सबमरीन की ये स्नॉर्कल है जिसको कि डिटेक्ट किया गया, और एक्चुअल फुटेज ऑफ डिटेक्टेड इंडियन सबमरीन। वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब, आपसे जानना चाहूँगा ये कितनी बड़ी कामयाबी कंसिडर होती है कि अगर आप दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट कर सकें। देखिए, ये दुश्मन की जो सबमरीन है, एक दफ़ा उसकी लोकेशन डिटेक्ट हो जाए तो वो समझ दें कि वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उसकी मूवमेंट ही जानना सबसे बड़ी कामयाबी का रास्ता होता है। सबसे पहले हमारा आउटर पेरीमीटर जो होता है, जो ASW एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे P3 ओराइन है हमारे पास, वही इसको उसी वक्त एक डेप्थ चार्ज मार के ख़त्म कर सकता है मौके पे, और फिर कोई बताने वाला ना होता कि सबमरीन किधर गई है। उसके बाद हमारे जो इनर सर्कल है उस पर एंटी सबमरीन शिप्स हैं, उस पर जो हैं हमारे हेलीकॉप्टर बेस्ड ASW वेपन्स हैं और ASW डिटेक्टर्स सेंसर्स हैं, और उसके इनर सर्कल में बिल्कुल जो आखिरी है वो शोर बेस्ड एक्टिविटीज़ भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गालिबन इनकी वॉर टाइम डिप्लॉयमेंट थी। ये कलवेरी क्लास सबमरीन लगती है, अटैक क्लास सबमरीन है जो कि फ्रांस के तावन से बनाई गई है, और इसको मिसाइल कैरिंग सबमरीन है, और ये 2-3 तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकती थी। एक तो ये था कि ये पसनी के साउथ में ये हमारी इंटरडिक्शन करती शिपिंग लेन्स की, दूसरा ये एक अगर और नज़दीक आए और हमारे टेरिटोरियल वाटर में आए तो ये इवन कमांडोज और सैबेटियर लॉन्च कर सकती है, और तीसरे ये है कि ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए और अपनी जो फ्यूचर वॉर टाइम सबमरीन दूसरों को पोजीशन देनी है उसके लिए ये एक्टिविटी कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नेवी की डिप्लॉयमेंट बड़ी टाइमली थी कि इस किस्म की सबमरीन को डिटेक्ट होना ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अनप्रोफेशनल बात है कि दुश्मन के एरिया में ये सबमरीन इस तरह डिटेक्ट हो जाए। राइट, एडमिरल जावेद इकबाल साहब ने कहा कि इसको डेप्थ चार्ज P3C ओराइन के जरिए डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता था, तो हमने देखा कि मेग और SU-30 तो डिस्ट्रॉय किए गए, लेकिन जो बाकी उनकी मिलिट्री टारगेट्स थे, जब 27 तारीख को किया गया 6 जिसमें कि एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर उसके करीब भी बॉम्ब्स गिराए गए ताकि एक मैसेज दिया जाए। तो आज इसको डिस्ट्रॉय ना करके क्या मैसेज दिया गया है भारत को, भारत की नेवी को? देखिए, हमने इसके सिग्नेचर रिकॉर्ड कर लिए हैं, इसका प्रोफाइल रिकॉर्ड कर लिया है। ये सबमरीन अभी इंडियन ओशन में हमें कहीं भी नजर आई तो हम इसको पहचान सकते हैं।
सिग्नेचर रिकॉर्ड कर लिया है इसका। और आपने पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटीज़ का जिक्र किया नाज़रीन, अब से कुछ अर्सा पहले मैं पाकिस्तान नेवी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं इसको 4 डायमेंशनल फोर्स कहा जाता है, और उसकी कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान नेवी की प्रिपरेशन क्या है, किस तरह की फायर पावर पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद है। आइए उसकी एक हल्की सी झलक देखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी का मोटो है अ साइलेंट फोर्स टू रेकन विद, एक ऐसी बहरी फौज जो कि बड़ी खामोशी से अपना काम कर रही होती है, खुश्कियों से दूर इन वसी समुद्रों में। इट्स अ मल्टीपर्पज डिस्ट्रॉयर जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इट कैन फेस ऑल टाइप ऑफ थ्रेड। इसमें एंटी एयर, सरफेस, सब सरफेस, किस किस्म का भी थ्रेड हो, वी आर केपेबल इनफ टू टेक दैट। पाकिस्तान नेवी कहने को तो एक छोटी सी फोर्स है, लेकिन पाकिस्तान नेवी के बारे में हर चीज़ बहुत बड़ी है। बड़े बड़े जहाज़, बड़ी बड़ी सबमरीन और इतना वसी बड़ा सा समंदर। पाकिस्तान नेवी का रोल भी बहुत बड़ा है अगर समझा जाए। जी नाज़रीन, ये सिर्फ एक झलक थी और इसके अलावा बहुत सारे आर्सनल में पाकिस्तान नेवी की ऐसी चीज़ें हैं जिससे भारत को सरप्राइज़ दिया जा सकता है, और ये दूसरी दफ़ा भारतीय सबमरीन को डिटेक्ट किया है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैप्टन रिटायर्ड शमीम चौधरी, पाकिस्तान नेवी के एंटी सबमरीन एक्सपर्ट भी हैं। कैप्टन शमीम, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। ये दूसरी दफ़ा भारतीय सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स और उसके करीब डिटेक्ट की गई है। इससे अभी वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब बताए थे कि एक दफ़ा सिग्नेचर्स उसके रिकॉर्ड हो जाएं तो वो नाकारा हो जाती है और कभी भी आएगी तो वो डिटेक्ट दोबारा हो सकती है बड़े आराम से। आपकी क्या राय है कि ये क्या हमारे एरियल एसिड्स हैं उन्होंने डिटेक्ट किए या ग्राउंड एसिड्स ने डिटेक्ट किए? P3C और रायन उसका भी जिक्र आता है, उसकी कैपेबिलिटीज हैं ये? अस्सलाम वालेकुम अरशद शरीफ और तमाम नाजरीन को, तमाम हाज़रीन जो है स्टूडियो में, सबको मेरे से बहुत बहुत सलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अरशद, पाकिस्तान नेवी के पास जो है ये कैपेबिलिटीज हैं और पूरी दुनिया में डीजल इलेक्ट्रिक सब जिस सबमरीन की कन्वेंशन की आप बात कर रहे हैं, इनकी एंटी सबमरीन भी कैपेबिलिटीज पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट जो है वो पाकिस्तान के पास है। और कभी भी जब भी मौका आएगा इन कैपेबिलिटीज को प्रूव किया जाएगा और तमाम क्रू, तमाम प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, आई डोंट वांट टू गो टू द स्पेसिफिक्स कि किस प्लेटफॉर्म ने क्या किया और कैसे ये डिटेक्ट हुई, वो ऑपरेशनल नेचर की जो चीजें हैं, सिंस आई एम रिटायर्ड आई एम नॉट प्रिवी टू ऑल दिस, लेकिन जो कुछ मैंने देखा ओपन मीडिया से सोर्स से जो मुझे पता चला, ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास है और इंशाल्लाह ये सरप्राइज जो है वो मिलता जाएगा और ये हमेशा डिटेक्ट इंशाल्लाह होगा। राइट कैप्टन शमीम साहब, जो वीडियो फुटेज हमारे सामने आई है ये किस किस्म के इंडियन सबमरीन है और क्या इसको एक्ट ऑफ वॉर कहा जा सकता है, प्रोवोकेटिव एक्ट ऑफ वॉर कहा जा सकता है, एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान कहा जा सकता है, और क्या ये न्यूक्लियर सबमरीन भी भारत के पास है? ये उसकी उसमें से एक वर्जन था जो पाकिस्तानी समुद्रों में भारत ने लॉन्च किया। ये जो वीडियो फुटेज सामने आई है इसके बारे में सबमरीन एक्सपर्ट्स जो आपको बता चुके हैं कि ये डीजल इलेक्ट्रिक या कन्वेंशनल सबमरीन जो है वो हो सकती है, तो मैं अपने आप को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट करूंगा और आई लीव इट टू दी सबमरीन एक्सपर्ट्स टू डिफाइन इट। और जहां तक दूसरी आपने बात की है,
वी नो कि इंडिया जो है वो प्रोपोगेट करता रहा है, वो इंडियन नेवी प्रोपोगेट करती रही है कि दे हैव दी सबमरीन, जहां पे वो कैपेबिलिटी इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो डायमेंशन न्यूक्लियर की है वो उसमें ऐड। तो ये प्रोवोकेटिव एक्शन जो है या अग्रेसिव एक्शन जो है, जो आप इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं, ये होस्टाइल एक्शन है, ये होस्टाइल एक्शन है। सबमरीन सबमर्ज डिटेक्ट हुई, ये होस्टाइल एक्शन है और ये वेल एस्टेब्लिश्ड है एज पर इंटरनेशनल लॉ। और जबकि डी एस्केलेशन की तरफ जो है वो माइंडसेट है पाकिस्तान का, पीस का माइंडसेट है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर होल रीजन का माइंडसेट है, उसमें ये जितने होस्टाइल एक्शंस हैं ये सारे क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि कौन सी नेवी, कौन सा मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। राइट, बहुत शुक्रिया कैप्टन शमीम हमसे गुफ्तगू करने का। एडमिरल जावेद इकबाल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने सुना कैप्टन शमीम कहते कि ये होस्टाइल एक्ट है और ये इंडियन ओपन सोर्सेज से उनकी इतला ये कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है, एक न्यूक्लियर सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स के करीब भेजना, ये सिर्फ होस्टाइल एक्ट है। और क्या हम इतने अमन के ख्वाह हैं कि इंडियन सबमरीन आई और हमने उसे छोड़ दिया, हमारी गाजी का आज तक पता नहीं लगा? देखिए, ये एक हमारे जो टेरिटोरियल वाटर हैं वो तो यानी 12 माइल्स हैं। इसके बाद हमारा जो इंटरनेशनल वाटर से पहले हमारा जो अपनी स्पेस आती है वो हमारे लिए उसका भी उतना ही दिफा ज़रूरी है। टेरिटोरियल एक्ट में और ख़ास तौर पर किसी मुल्क के टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजरना सबमरीन का सबमर्ज्ड अनलॉफुल है, दे मस्ट इन्फॉर्म। और मुझे तो ये कलवेरी क्लास सबमरीन जो कि फ्रेंच इंडियन कोलैबोरेशन के साथ मिली हुई है, बनी हुई है, वो नज़र आती है। ये अटैक सबमरीन है और ये जो है इट इज़ फुली इक्विप्ड, कैन ऑल्सो पॉसिबली कैरी मिसाइल। और जो मोदी साहब जो बात कर रहे थे बहावलपुर और कराची पे सरप्राइज देते, तो इट कुड हैव बीन वन ऑफ द कैरियर जो कि ये उसको इस्तेमाल करते। ये लेकिन ये एक नोन चीज़ है कि अगर आपकी सबमरीन आपके टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजरे तो यू आर अलाउड टू अटैक इट, यू आर अलाउड टू अटैक इट। और उसके बाद यू कैन मेक इट सरफेस और इसको सरफेस पे आना पड़ता है। लेकिन जो पिछली दफ़ा भी हुआ था और इस दफ़ा भी हुआ कि चूँकि हमारा एक अमन का पैगाम देना है, इसको जब चेस किया गया तो इसने साउथ को विड्रॉ किया और इसने डीपर वाटर्स की तरफ अपना रुख कर लिया। लेकिन ये सेकंड टाइम है, 2016 में भी ये वाक़या हुआ था। लेकिन इससे एक चीज़ बड़ी ज़ाहिर है कि ये सबमरीनर जो हैं अभी इनको पाकिस्तान नेवी का कैपेबिलिटी अच्छी तरह पता चल गई है कि पाकिस्तान नेवी अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ ऑल रेडी। और हमारे जो ASW एसेट्स हैं उन्होंने अपनी इफ़ेक्टिवनेस नॉट वंस बल्कि 2 दफ़ा शो की है। और ये अभी हमारा आउटर पेरीमीटर है डिफेंस का, एंटी सबमरीन वॉरफेयर का। जो अंदर आते जाएंगे इनके लिए और मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और सरप्राइजेज होते हैं। जनरल अमजद शोएब साहब देख रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी उनने अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाई, सरप्राइज़ दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरप्राइज़ दिया, पाकिस्तान की आर्मी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उससे भी एक जो इरादे थे वो पसवाए। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज जो ISPR का बयान सामने आया कि आज रिलेटिवली काम रहा, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हैवी शेलिंग की है और इतलात ये हैं कि कुछ स्ट्राइक कोर्स भी इंडिया अपनी मूव कर रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर्स की तरफ। तो ये भारत के जो एग्रेसिव डिज़ाइंस हैं ये कब तक हम अमन के पैगाम के साथ उसको काउंटर करते रहेंगे? देखिए, बात यह है कि अमन का पैगाम तो ज़रूरी है इस वजह से कि दोनों एटमी क़ुव्वतें और हमारी दुनिया की हिस्ट्री बताती है कि जब से ये एटम बॉम्ब्स ईजाद हुए 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई। आप प्रॉक्सी वॉर्स करते रहे हैं, सैबोटाज, और लेकिन ये नहीं हुआ कि और उसकी बुनियादी वजह यही है कि होशमंदी का सबूत कि अगर आप क्लैश करें तो नेचुरली बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हो सकती है। तो अमन वाला जो किस्सा है ये हम बात करते हैं वो तो एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द रीजन, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमैनिटी कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप अपना दिफा नहीं करना चाहते। वो तो नेचुरली इतने अरसे से जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, इक्विप कर रहे हैं अपने आप को, वो उसी काम के लिए कर रहे हैं कि आपके सामने एक दुश्मन मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटीज़ आपके सामने हैं और वही कैपेबिलिटी काउंटर करने के लिए आपने तैयारी की हुई है। लिहाजा ये भारत को अगर जल्दी समझ लग जाए कि वो पाकिस्तान के
साथ अगर टक्कर लेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, तो वो शायद उसको होश के नाखुन ले और उसको ये समझ लग जाए कि अमन की ख्वाहिश कमज़ोरी नहीं बल्कि एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी में ये बात हो रही है। अब यह है कि 1.5 महीने बाद हैं इनके इलेक्शंस। मैं इलेक्शंस पे आता हूं क्योंकि उस पर हमने काफ़ी चीज़ें वादे जो किए थे नरेंद्र मोदी ने पिछले इलेक्शन में, उस पर ही बात करेंगे। आपने दूसरा बात की, नरेंद्र मोदी काफ़ी फिल्मी किस्म के मेरे ख्याल लीडर हैं और भारतीय फिल्मों से काफ़ी इंस्पायर्ड भी हैं। जो कल अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी ने कहा जी घुस के मारेंगे, ये बाकायदा तौर पर एक इंडियन मूवी का डायलॉग है। आइए एक फिल्मी वजीर आजम का ये डायलॉग सुनते हैं। उनके घर में घुस के मारेंगे, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। जी नाज़रीन, और अभिनंदन का अगर आप फुटेज देखें तो अभिनंदन ने भी घुसने की कोशिश की थी पाकिस्तान में, और सिर्फ ये पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम ने, पाकिस्तानियों ने उनका जो हाल किया बाद में, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने एक चाय वाले वज़ीर आज़म के एयरफोर्स पायलट को चाय पिला के वापस भी भेजा। 1965 में भी नाज़रीन भारत ने पाकिस्तान में घुस के मारने की कोशिश की थी और उसका बड़ा वाज़ेह जवाब दिया गया था। मैं छम का विज़िट किया था और छम में जब भारत ने 1965 में घुस के मारने की कोशिश की थी तो उधर क्या जवाब मिला था, आइए देखते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, छम के इलाके में 2 दफ़ा पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीयों को घुस के मारा था और ये आप देख सकते हैं सिविल जज का कमरा अदालत, तहसील हेडक्वार्टर में इनका पुलिस स्टेशन और डिफरेंट जगह जो उस चीज़ की निशानी है कि घुस के मारा कैसे जाता है। जी नाज़रीन, आपने देखा घुस के मारा कैसे जाता है। अली मोहम्मद साहब एक फिल्मी किस्म का वज़ीर आज़म और बाकायदा फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, सीरियस लग रहे हैं या कि फिल्मों से इंस्पायर्ड लग रहे हैं आपको? मैंने इनको ऐसे 2-3 साल पहले एक इंडियन प्रोग्राम पे जो क्रॉस हम करते हैं आज न्यूज़ पे, तो मैंने उनको एक बात की थी, फिर मुसलसल और पिछले सेनेट में भी मैंने ये बात मोदी साहब को दोहराई है कि घुस कर मारने वाले को कर्नल शेर खान कहते हैं और इस तरह की बातें जेब नहीं देती एक हेड ऑफ गवर्नमेंट को, अपने आप को दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहने वाले को। मुझे नहीं समझ आती कि हाउ कैन द इंडियन मिलिट्री टॉलरेट दिस नॉनसेंस, बिकॉज एवरीबडी नोज इन इंडिया कि मोदी साहब इज़ डूइंग दिस ओनली फॉर हिज पॉलिटिकल गेन्स। अब 2 चीज़ें हैं, जंग उनको सूट करती है, रियासत हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी फ़ौज को तो मुझे नहीं पता, जंग का माहौल मोदी साहब को अलबत्ता उनके ख्याल में सूट करता है। हमें क्या सूट करता है? हमें अमन सूट करता है, लेकिन ये तब तक सूट करता है जब तक हालात ऐसे हैं कि कोई आपके ऊपर चढ़ के दौड़ता नहीं है। लेकिन अगर इस तरह होगा तो जो जवाब हमने दिया है हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने, वो जवाब हमारी नेवी भी दे सकती है, वो जवाब हमारी पाक आर्मी भी दे सकती है और वो जवाब हम सियासतदान और अवाम भी दे सकते हैं। हमेशा हर फोरम पे हमने अपनी फ़ौज को भी ये बात की है कि आप सिर्फ 5-6 लाख नहीं, आप 22 करोड़ हैं, हम सब आपके साथ हैं और जब ज़रूरत आई तो फिर हम सब बॉर्डर पे होंगे, फिर इंशाल्लाह लग पता जाएगा नरेंद्र मोदी को। लेकिन हम अमन की बात क्यों करते हैं? अमन की बात इसलिए करते हैं कि 1 अरब से ज़्यादा इंसान उधर रहते हैं, कोई 22-24 करोड़ इधर रहते हैं, 1.5 अरब इंसानों को एक आदमी की सियासी मुहिम का शिकार करवा दिया जाए। पॉइंट टू पाउडर फॉर द पीपल इन हिंदुस्तान, वॉइसेस इन इंडिया, उनके लिए सोचने के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो नरेंद्र मोदी ने पिछले इलेक्शन में अपनी आवाम से वादे क्या किए थे और क्या वो वादे पूरे हो गए, और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको इंटरनेशनल पजीराई किस तरह से मिली है, ना सिर्फ इंटरनेशनल पजीराई बल्कि भारत में उनके हवाले से क्या ख्यालात हैं, और क्या नरेंद्र मोदी जनूबी एशिया का नया हिटलर बनने जा रहा है। इस हवाले से इंटरनेशनल प्रोफेसर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट अशोक साईं क्या कहते हैं, वो भी आपको आगाह करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अमन की बात करते रहे और अमन की बात इंसानियत की बात है। पूरी दुनिया को ये मैसेज मिला कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर रियासत की तरह बिहेव कर रहा है और इतना कॉन्फिडेंट है कि भारतीय पायलट को भी हवाले कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भारत में किस तरह से तारीफ होती रही, आइए उसकी एक झलक देखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को मुबारक करता हूँ जो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया दोस्ती के लिए कि हिंदुस्तान के पायलट को
एयरफोर्स के पायलट को बाइज्जत रिलीज कर दिया। आज इमरान खान कम से कम दुनिया के सामने ये कह सकते हैं कि देखिए मैंने वो किया जो भारत चाहता था कि अभिनंदन जी को रिलीज कीजिए, और ये एक अच्छी बात है। देखिए आप उसे किस तरह से देखें, गुडविल जेस्चर देखें, पीस जेस्चर देखें, लेकिन कम से कम इस एक स्टेप से जो एक तनाव का माहौल बना था वो थोड़ा कम जरूर हुआ। उनके प्रधानमंत्री हैं इमरान खान साहब, पहले मैं उनका बड़ा क्रिटिक था, मगर ये जो उन्होंने स्पीच दी टीवी पे, इसने मुझे उनका एडमायरर बना दिया, क्योंकि इतनी मैच्योर और सगेसिटी की स्पीच थी, विजडम की और रेस्ट्रेंट की। उन्होंने जो कहा बात, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उससे। इमरान खान इज प्लेइंग टू द गैलरी एंड ट्राइंग टू टेल दैट दे आर स्पीकिंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ एंड दे हैव Indian pilot with them, but they are magnanimous, they are a civilized nation, they are ready to give it back. तेरे नालों तो कप जितन वाला चंगा, जिन्हें पायलट फड़ के वे कितनी शांति ना रिहा भी करते हैं। जी नाज़रीन, आखिर में आपने सुना कि आम भारतीय आवाम जो है उसके भी इस हवाले से क्या व्यूज़ हैं। जनरल अमजद शरीफ साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जब इस तरह की हॉस्टाइल सिचुएशंस होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस होती हैं या जंग की सिचुएशंस होती हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने पॉलिसी डिसीजंस लिए सोच समझ के, जब बालाकोट के पास जाबा टॉप पे बॉम्ब गिराए गए, 3:30 बजे रात को उसी वक्त एयर चीफ से रब्ता हुआ, आर्मी चीफ से, और एक प्रूडेंट डिसीजन लिया गया कि पहले डैमेज असेसमेंट करते हैं, उसका रिस्पांस तो जाना है, फिर रिस्पांस देख के देते हैं। कितने अहम फैसले होते हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने किए। इमीडिएट भी रिस्पांस दे सकते थे, जिससे इंडियन मिलिट्री कैजुअल्टीज़ होती, तो फिर सिचुएशन क्या होती? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये चूँकि एक स्टेप ले लें तो फिर उसका वापस तो किया नहीं जा सकता, इसलिए होना ये चाहिए कि वेल कंसिडर्ड हो, और उसमें फोर्सेस से मशावरत करना और फिर पॉलिटिकल बैकिंग उसके लिए रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। कोई भी स्टेप अगर आप ऐसा ले लेते हैं जो बाद में आपकी पार्लियामेंट ही आपको उस पर तनकीद करे या अप्रूव ना करे, तो ये कितना ज़िम्मेदारी का काम होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं अकेले फ़ैसला कर लूँ, और ख़ास तौर पे जंग और सिक्योरिटी के मामलात में। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बावजूद मशावरत के ये बड़ा वेल इन टाइम आपने काम किया। इसमें जितना थोड़े से थोड़ा वक्त आप इस्तेमाल करके एक बड़ा फ़ैसला कर सकते थे वो आपने किया, और उसका इम्पेक्ट आपने देखा। अगर ये इन टाइम ना हो, डिले हो जाती, तो हो सकता है कि इंटरनेशनल पावर्स आपके ऊपर प्रिवेल कर जाती कि नहीं, इंडिया ने जो कर दिया अभी आप ना करें, मॉरल साइड ये वो चीज़ें आ जाती हैं कि जंग बढ़ जाएगी। तो बहुत लंबे वक्त के लिए तो हम रोक ही नहीं सकते थे। तो ये फैसला करना इस तनाज़र में कि इंटरनेशनल प्रेशर भी आ सकता है और फैसला भी दुरुस्त होना चाहिए, मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आपने फैसला किया और बड़ा दुरुस्त किया। वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, 1965 में द्वारका पे जब पाकिस्तान नेवी ने हमला किया, आप उस टीम का भी हिस्सा थे। 1971 की जंग में भी आप पाकिस्तान नेवी में थे। उस वक्त की डिसीजन मेकिंग और आज की डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बिल्डअप टू द वॉर एक हो रहा होता है, उसको देख के आप अगर कंपैरेटिव करें 65, 71 और अब, आपको डिसीजन मेकिंग में कोई फर्क नजर आ रहा है? देखिए, 65 की जो 65 की वॉर थी, उसमें डिसीजन मेकिंग बड़ा ब्रिस्क था, बहुत टू द पॉइंट था, क्लियर था, और वो प्रेसिडेंट अयूब की तकरीर ने बिल्कुल एक ऐसा जोश और वलवला हर में भर दिया था कि उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रही थी। और इसी के साथ जो फोर्सेस थी, उसमें हमारा एयर फोर्स का रोल बहुत ही ज़बरदस्त था, जिसने कि एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली, जिससे फ़ौज को भी फ़ायदा हुआ, नेवी को भी फ़ायदा हुआ। उसके बाद हमने द्वारका, जो कि 200 माइल से भी ज़्यादा साउथ में है, हमने उन बहरी जहाज़ों में जो कि ओल्ड ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर थे, हमें इतना हौसला था कि हमने, अभी मोदी साहब घुस के मारने की बातें करते हैं, तो ज़रा इनको मिसाल बताएं कि घुस के मारने का मतलब क्या है। जाके द्वारका में इनकी बम्बार्डमेंट करके आए हम, और इनके जोश जहाज़ थे वहाँ से भाग गए, बम्बे का स्टॉक एक्सचेंज गिर गया। और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो लड़कों के नारे तकबीर के नारे थे, यानी कि हम अम्नीशन अगर हमारे पास लाखों टन होता तो वो उसको ढालने के लिए तैयार थे। लेकिन आज 71 में जो हमारी
पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसने हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस को भी थोड़ा सा डिले किया, क्योंकि जो हमारा फैसला था ईस्ट पाकिस्तान का वो वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर मुनहसर था। तो हमने वेस्ट पाकिस्तान में वो रिस्ट्रेंट दिखाई और वो ऑपरेशन ना कर सके, जिससे कि ईस्ट पाकिस्तान पे प्रेशर कम होता। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में हमारे जवानों ने और जूनियर ऑफिसर्स ने एक एक महाज पे एक एक दास्तान है। और मैं ये समझता हूँ कि लोकल लेवल पे जो के कमांडर्स ने फैसले किए वो बहुत ही यादगार फैसले थे। आज मैं समझता हूँ आज का पाकिस्तान एक मिसाल है कि किस तरह अस्करी क़यादत, पॉलिटिकल और नेशन और तमाम लोग जो हैं एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हुए। तो आज हम एक वाक़तन एक नया पाकिस्तान बन गए हैं, एक नई कौम बन गए हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त मैसेज है आने वाली नस्लों के लिए भी, अफवाज पाकिस्तान के लिए भी और ख़ुद इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है इंडिया को इकट्ठा रखने के लिए। वो दुश्मन के तौर पे हमें इस्तेमाल करता है ताकि हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे। अगर हिंदुस्तान हमें दुश्मन इस्तेमाल नहीं करेगा तो हिंदुस्तान खुद 35-40 स्टेट्स में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राइट। और सियासत बड़ी जालिम चीज़ होती है नाज़रीन, और जो नरेंद्र मोदी की इस वक्त मजबूरी, उसकी एक वजह उनके वो वादे हैं जो उन्होंने इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में जाते वक्त आवाम से किए। उनमें से एक वादा भी पूरा ना हो सका। उसमें वादे क्या क्या थे, आइए देखते हैं। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए। और नाज़रीन, ये जो वादे थे, क्योंकि ये वादे वफा ना कर सके नरेंद्र मोदी, तो इस पे सवालात भी उठ रहे। और सवालात ऑपोजिशन क्या उठा रही है, आइए देखते हैं। पूरा हिंदुस्तान आज पूछ रहा है 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में। हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में 7 साल से सबसे ज्यादा है। ये है नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी के शब्दों का सच। पहले कहते थे किसानों को सही दाम दूंगा, काला धन मिटाऊंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अच्छे दिन आएंगे भाई और बहनों, अच्छे दिन आ गए। हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर लोगों के अच्छे दिन आ गए। जी नाज़रीन, आपने सुना अली मोहम्मद साहब, नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए वहाँ अपोजिशन से नौकरियाँ देनी थी, मईशत बेहतर करनी थी, पैसे बाहर से लाने थे, नहीं डिलीवर कर सके। अब डिलीवर नहीं कर सके तो वॉर मॉन्गरिंग और एंटी पाकिस्तान कैंपेन पे इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल, उन्होंने इसका शॉर्टकट तो यही निकाला है। 65 की और 71 की और 2019 की बात भी आपने छिड़ी। मैं समझता हूँ अरशद साहब, ये वही कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, वही जज्बे हैं और उससे ज़्यादा बड़े हैं, कम नहीं हुए। एक फ़र्क अलबत्ता है कि 65 में दोनों ममालिक जो थे वो न्यूक्लियर नहीं थे, आज दोनों न्यूक्लियर हैं। वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इंडिया। इस तरह वो कर रहे हैं। what do they think कि क्या होगा इसका, यानी कि अगर आप इफ़ यू पुश somebody to the wall, अगर आप एक शख्स को दीवार से लगाते हैं तो जितना भी वो अमन पसंद होगा, फिर हम वारिस तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के हैं, फिर तो इसको बताना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को हमने बताया भी है, याद दिलाना फिर पड़ेगा कि वही महमूद गज़नवी के वही कौम है, ये वही मोहम्मद बिन कासिम वाली कौम है, वही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के वारिस हैं। फिर लेकिन उस तक नौबत जाए क्यों? उस तक नौबत नहीं जाए। एक चीज़ और भी, नरेंद्र मोदी साहब अपनी गवर्नेंस का फेलियर मिलिट्री विक्ट्री में तलाश करना चाह रहे हैं। यहाँ उनको पहले से ज़्यादा हजीमत उठानी पड़ेगी।
नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेंगे, वक़्त जब दोबारा वापस आएंगे तो प्रोफेसर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ अशोक साई से हमने कुछ चंद सवालात किए, जिसमें क्या नरेंद्र मोदी खित्ते में एक नए हिटलर के तौर पे जनूबी एशिया में इमर्ज हो रहे हैं और इस हिंदुत्व का मतलब क्या है, ना सिर्फ ये और मिलिट्री अज़ाइम उनके क्या हैं, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हमने प्रोफेसर अशोक, प्रोफेसर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ स्वीडन में, उनसे चंद सवालात किए थे, जिसमें से एक सवाल ये था कि इलेक्शन कैंपेन में सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और मामलात हैं। क्या जवाब था, आइए सुनते हैं। एक्चुअली अभी जो हुआ है कुछ दिन से, मैं जब बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शन से पहले होना ही था। तो पुलवामा हो या ना हो, मोदी जी को कुछ ना कुछ पाकिस्तान के साथ करना था, क्योंकि जो मोदी जी का जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकली और इतना अच्छे पोजीशन में नहीं था इलेक्शन से आने से पहले। तो ये चीज जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को लेके वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो आई थिंक ये पुलवामा उनको एक मिल गया, उनको पॉसिबिलिटी जो वो कुछ करने के लिए, वो अटैक होने के लिए जो एयर स्ट्राइक हुआ। तो आई थिंक ये जो सब चल रहा है वो इलेक्शन के, इंडियन इलेक्शन के वजह से चल रहा है। जो मोदी जी जो एस्केलेशन किए अपने तरफ से, वो चल रहा है ओनली टू मेक इट फॉर हिज इलेक्शन पर्पसेस। और नाज़रीन, फिर हमने सवाल किया कि ये एस्केलेशन जो है, क्या ये इलेक्शन तक है या एस्केलेशन इलेक्शंस के अलावा भी आगे होती है, देखें तो प्रोफेसर अशोक का क्या जवाब था, आइए देखते हैं। ये थोड़ा बोलना डिफिकल्ट होगा, बट ये जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हुआ है तब तक ये पोस्चरिंग चलेगा। लेकिन पोस्चरिंग क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी कि मोदी जी के लिए, कि पाकिस्तान पर्टिकुलरली इमरान खान तो जो कंटिन्यूअसली जो मैसेज दे रहे हैं कि वी वांट पीस और वी वांट टू टॉक, सो वो मोदी जी को पॉसिबिलिटीज नहीं मिल रहा है। फिर देयर इज अनदर escalation of the conflict, but he will be possibly looking for it because that is what will give him upper hand जो इलेक्शन आ रहे हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं इलेक्शन तक चलेगा, तो जरूर चलेगा, जैसे जितना भी हो, मतलब पीस का पैगाम जितना आएगा भी दूसरे तरफ से, बट फॉर द मोदीज पॉलिटिक्स ये चलता रहेगा थोड़े दिन तक। लेकिन इलेक्शन के बाद वो डिपेंड करता है, देखिए मोदी जी आएंगे गवर्नमेंट को, फिर वापस लग रहा है डिफिकल्ट, बट लेकिन अभी जो चल रहा है इंडिया में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स, ही डजंट हैव पेशेंस। वो जो बताए उनके पास पेशेंस नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान का बीच में और कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए द लीडर मस्ट हैव पेशेंस टू नेगोशिएट, तो उनके पास नहीं है। तो कितना दूर सक्सेसफुल होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन, एक बात बोलूं, इलेक्शन तक तो जरूर चलेगा, इलेक्शन के बाद पता नहीं है क्या होगा, जो डिपेंड करता है कौन गवर्नमेंट आएगा। और नाज़रीन, फिर हमने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी में पेशेंस नहीं है, इमरान खान पीस की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली इस मैसेज को दोनों लीडरान के कैसे देखा जा रहा है, तो प्रोफेसर अशोक का क्या जवाब था, आइए सुनते हैं। देखिए वो अभी जो ये जो लास्ट वीक में जो हुआ है, आई कैन नॉट गो बैक टू, बट लास्ट वीक में जो हुआ है उसमें जो पाकिस्तान से जो मैसेज आ रहा है और इमरान खान से जो मैसेज आ रहा है, और वो एक स्टेट्समैन लाइक मैसेज आ रहा है। वो शांति चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नेगोशिएट हो, जो पीस हो और वो बात करे, और इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत अच्छी तरह देखता है। जो इंडिया का जो इंडियंस आर पीस लविंग, दे वांट टू हैव नेगोशिएशन, वो चीज वो पूरा इंटरनेशनली जा चुका है। मोदी जी जो पहले तो एयर स्ट्राइक किए, उसके बाद उनका जो चलते जा रहा है, और जो रेटोरिकल और जो अननेसेसरीली प्रोवोकेटिव जो बात बोल रहे हैं, वो नॉट ओनली उनके लिए मतलब इट्स गिविंग बैड नेम नॉट ओनली टू मोदी जी but also giving to India's image as well. So I think ये जो दो अब कंपेयर करेंगे, इमरान खान इन इंटरनेशनल इमेज परसेप्शन में
मोदी जी को पूरी तरह बीट किए हैं। और नाज़रीन, फिर हमने सवाल किया कि जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, उनकी जमात चल रही है, तो क्या वो जनूबी एशिया में एक नए हिटलर के तौर पे इमर्ज कर रहे हैं और एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहां पे क्रिश्चियन, ज्यूज़, पारसीज और मुसलमानों की कोई जगह नहीं होगी? तो इस पे प्रोफेसर शोक का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। देखिए, वो उनका जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस से है। तो आरएसएस पहले से फॉर द लास्ट 1995 ईयर्स वो चलाते जा रहा है कि ये हिंदुस्तान होना चाहिए। उनका भी आरएसएस का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी भरोसा नहीं था। वो दे वांटेड ए कॉन्स्टिट्यूशन जो मनुवाद लेके वो कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब मोदी जी आए, पहले तो बीजेपी का गवर्नमेंट था, लेकिन वो जो गवर्नमेंट था उसमें वाजपेयी जी एक डिफरेंट तरह का लीडर थे, प्लस उनके वो भी कोalition था, बहुत बड़ा कोalition था। तो वो ऐसे नहीं था कि वो जो चाहते हैं कि ऐसे जो चाहता है वो उसमें कर सकते थे कुछ। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं 2014 से और इतना मैंडेट लेके, और मोदी जी पूरा आरएसएस की साथ काम करते हैं, आरएसएस के प्रचारक थे, तो वो उनका पॉलिटिक्स इसी तरह का है। तो ये जो चल रहा है, जो हम जो हिंदू हैं, हम जो पहले से सोचते कि हिंदुस्तान में सबका जगह है ये, और जो रिलीजन में बहुत डिफरेंट है, उसके साथ हिंदुइज्म में इतना डिफरेंस है, उसको लेके वो एक रिलीजन और एक कंट्री का गणना था। लेकिन ये जो आरएसएस का चिंताधारा है वो अलग तरह का है। वो एक ही तरह का, एक ही नेता, एक ही लीडर, एक ही लैंग्वेज, एक ही रिलीजन, एक ही टाइप का रिलीजन, वो ये सब जो चल रहा है वो जरूर वो इसी रास्ते में जा रहा है। और इंडिया में देखिए आप माइनॉरिटी का, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी इट्स एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स जो मोदी जी चला रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है। और इंडिया का हाल जो सोशल फैब्रिक बहुत बुरी तरह इसके वजह से गया है। और हिटलर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो हिटलर जैसे चल रहे हैं, और हिटलर का जैसे जो हुआ था हॉलोकॉस्ट, वो उतना दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा वो बात तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज ये तो 21st सेंचुरी, ये मिड 20th सेंचुरी नहीं है। बट उनका जो ये है, जो एटीट्यूड है, जो आइडियाज है, जो पॉलिटिक्स है, वो हिटलर का जो नाजी फिलोसॉफी से मोटिवेटेड हुए। जी नाज़रीन, आपने सुना प्रोफेसर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज प्रोफेसर शोक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स हिटलर से इंस्पायर्ड है, और उसी तरह से नरेंद्र मोदी भारत में अपनी सियासत कर रहे हैं, जहां पे मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को और पारसीज को, ज्यूज़ की शायद वहां पे जगह ना हो। बिल्कुल नाजीज़म भारत में लाना चाह रहे हैं। साउथ एशिया के नए हिटलर नरेंद्र मोदी इमर्ज हो रहे हैं। जनरल अमजद शुएब साहब, वाइस एडमिरल जावेद इकबाल साहब और अली मोहम्मद साहब, सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।